जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल द एसआर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो सेट 5 होगा क्लास 11 के लिए। इससे पहले सेट 1 से लेकर 4 तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक्चुअल में सेट नहीं बल्कि ये पार्ट है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज 11 के लिए लास्ट सीरीज़ है, ये पार्ट 5 है। इसके बाद जो है एक लाइव क्लासेस लिया जाएगा जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा आपके चैप्टर बाय चैप्टर वो सारी चीज़ें करवा दिया जाएगा। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यही सब सवाल रहेगा। तो चलिए पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। 5 में क्या लिखा हुआ है कि संख्याकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी संख्याकी जो शब्द है उसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ में करते हैं। तो देखिए संख्याकी का जो इस्तेमाल है वो आपका एक वचन में और बहुवचन ये दोनों चीज़ों में जो है वो की जाती है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। संख्याकी का प्रयोग किया जाता है, यानी संख्याकी का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है। व्यापारियों द्वारा किया, किसके लिए किया जाता है, व्यापारियों द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है, या उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी के द्वारा जो है स्टैटिक्स यानी कि संख्याकी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। 3 में क्या लिखा हुआ है कि कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों का क्रमबद्ध करना कैसा वर्गीकरण कहलाता है। सारणीकरण है, वर्गीकरण है, अनुसंधान है या सहसंबंध है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सारणीकरण या सारणीकरण या सारणिया। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ मोड, यानी कि यदि बहुलक दिया हुआ है 18 और माध्यिका दिया हुआ है 21, तो बताइए माध्यिका क्या मान होगा। हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग उसको खुद से निकालिएगा। पिछले सेशन यानी पिछले का जो सेट 4 था उसमें भी हम लोग जो देखे थे इसमें कोई क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, माने कि फॉर्मूला क्या है, 3 माध्य पेन, जरा पतला हो गया थोड़ा मोटा कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, तो ये आप लोग फॉर्मूला में बैठाकर बना लीजिएगा। 3 माध्य है यानी 3 गुना माध्य, माध्य दिया हुआ है 21, तो 3 इंटू 21 हो जाएगा, 3 गुना 21 हो जाएगा। फिर बहुलक दिया हुआ है आपका 18, इधर ले आइएगा माइनस हो जाएगा, जो बचेगा इसको आकर डिवाइड कर दीजिएगा। ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करके चारों में से ऑप्शन कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। सहसंबंध गुणांक सदैव कैसा होता है, एक से अधिक होता है, एक से कम होता है, या -1 और 1 के बीच में होता है, या उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो 1 और -1 के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में लिखा है बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति डैश होती है, यानी बहुलक वह होती है जिसकी आवृत्ति जो होती है वो अधिकतम होती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिएगा। 7 में लिखा है समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा कैसा कहलाता है, उसे द्वितीय आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ा जो होती है वो वहीं के घटनाक्रम में जो बताए गए लोगों के द्वारा होता है, जबकि समाचार पत्र जो होता है वो एक दिन की विशेष बातों को लिखा जाता है पेपर में, इसे आप कह सकते हैं द्वितीय आंकड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। पदों के विचरण के मान को क्या कहा जाता है। जो पद होता है उसका जो फैला दिया जाता है और फैलाने के बाद जो निकलता है उस मान को क्या कहा जाता है, तो उसे अपकिरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर लिखा है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन थे। तो देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें आपका अर्थशास्त्री थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे या संगीतकार थे। तो जैसे कि हम लोग पता है हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी इकोनॉमिक्स से ही देगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन 1 अर्थशास्त्री थे। ठीक है, देखिए चतुर्थक विचलक यानी जिसे हम लोग क्यूडी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो क्यूडी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है। आपकी बुक का एक छोटा सा फॉर्मूला ये दिया हुआ है। क्यूडी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Q3 - Q1/2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर डी पर होगा, आपका बुक का दिया हुआ फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर देखते हैं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 में आधार वर्ष के सूचकांक का शब्द क्या होता है। आधार वर्ष में जो आधार वर्ष होती है उसमें सूचकांक का क्या मूल्य क्या होता है, तो इसका जो आंसर है वो जगह आपका ऑप्शन नंबर 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको टिक करने से इसमें जो है आपका कुछ और चीज़ें टिक कर देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिएगा, लिखा है इफ द मीन ऑफ द 40 है, 50 है, एक्स है 75, 57 इज द 56.2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए हम लोग जो मीन निकालते हैं, देखा लिखा हुआ है कि माध्य दिया हुआ, समांतर माध्य दिया हुआ है इतना, तो हमसे पूछा गया है कि बताइए कि इसका जो है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, हम लोग पढ़े हुए हैं फॉर्मूला में कि माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि जितना भी आंकड़ा दिया होता है सभी को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे 40 प्लस 50 प्लस एक्स प्लस 78 प्लस 58, सभी को जोड़ देंगे। देखिए हम बताते हैं यहाँ पर रफ बताते हैं, आप लोगों को क्या करना है, इक्वल टू देना है। माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि सभी परीक्षणों को जोड़ देते हैं, तो सभी परीक्षण में यहाँ से यहाँ तक जो आपका नंबर जुट जाएगा तो ऊपर लिखा जाएगा। और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, इसलिए नीचे लिखा जाएगा आपका 5। और इसका माध्य दिया हुआ है यहाँ पे 56.2। तब आपको सॉल्यूशन करना है, कैजुअल सॉल्यूशन है। एक्स को आप इधर ही रखिएगा, ये इधर डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जो प्लस में आएगा तो उसको माइनस में भेजिए, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ये भी हम क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ये सिंपल शब्दों में क्या 10th वाला है, तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। नहीं बनने पर आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर जो है कमेंट कर देंगे। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि प्राथमिक आंकड़े किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक आंकड़ों में क्या होती है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्रकाशित आंकड़े होती है, अनुसंधान द्वारा एकत्रित आंकड़े होती है, या दोनों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोनों हो जाता है। प्रकाशित आंकड़े जो होती है, प्राथमिक आंकड़े, इन दोनों को कहा जाता है। प्रकाशित आंकड़े नहीं, दोनों नहीं होगा, प्रकाशित आंकड़े नहीं होते, प्रकाशित पेपर के द्वारा दिया जाता है। प्राथमिक आंकड़ा जो होता है वो अनुसंधान और द्वारा एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। 14 में लिखा है निम्नलिखित में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता। माध्यिका, माध्यिका का, बहुलक का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माध्यिका। ठीक है, लिखा हुआ है किसके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पासे का सूत्र है, फिशर का सूत्र है, लस्पियर का सूत्र है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फिशर का जो सूत्र था उसके द्वारा ही सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में, एक अच्छे औसत के गुण होता है। एक औसत का गुण क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए सारा ऑप्शन जो है 16 नंबर का। स्पष्ट और स्पष्ट, स्थिर भाषा, बिल्कुल ठीक है। सरलता भी होना चाहिए, निरपेक्ष भी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इस चित्र में सहसंबंध प्रमाण जो है आपको परिणाम निकालना है, यानी कि संबंध क्या क्या है। इसमें एक्स वाई दिया हुआ है, ग्राफ यहाँ पे खींचा हुआ है, ग्राफ यहाँ कटा हुआ है। इस ग्राफ में आपसे पूछा गया है कि बताइए सहसंबंध का आंकड़ा क्या होगा। देखिए ये आंकड़ा जो ऊपर से के नीचे की ओर गिर रही है, और यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा आर जो है वो -1 यानी -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में देखिए एक और फॉर्मूला दिया हुआ है। 18 का फॉर्मूला पूछा गया है, विस्तार गुणांक का सूत्र क्या होता है। तो विस्तार गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो L-S होता है और L+S होता है। देखिए आगे देखिएगा, विचलन का, प्रमाण विचलन का फॉर्मूला पूछा गया है कि सूत्र क्या होता है। तो प्रमाण विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका √σ(d(x)² n। ये आपकी बुक का छोटा छोटा फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, किसने कहा अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। ऑप्शन देखिएगा, मार्शल है, पिगू है, एडम स्मिथ और रॉबिन्स है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर में लिखा है कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो उसे प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका रेंज निकालना है, विस्तार निकालना है। देखिए इसका
पिछले का जो वीडियो था इसमें हम बताए थे इसका विस्तार निकालने के लिए। तो कुछ कुछ ऐसा सवाल है जो कि बार बार वापस रिपीट पूछा गया है, तो इसे आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। इसका जो विस्तार करोगे तो ये निकलेगा आपका 46। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा एक बार। आगे लिखा हुआ है किसी पाई चार्ट के केंद्रीय पर कुल कितना परिणाम होता है। जो पाई चार्ट तैयार की जाती है, यानी सर्कली जो तैयार करके इस तरह का देखा होगा आप लोग 9 क्लास में 10 क्लास में, इस तरह से ग्राफिकल सॉल्यूशन बना रहता है। यहाँ लिखा रहता है 20%, 30%, 50%। तो पाई चार्ट जो टोटल एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 360 का बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो 24 में लिखा हुआ है कि आयत चित्र क्या है, यानी आयत चित्र क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। तो लिखा है पहला, एक विमी आरेख होता है, द्विविमी आरेख होता है। तो आयत चित्र होता है वो द्विविमी होता है, यानी दो इसके शाखाएं होती है, दो पार्ट्स में वो डिवाइडेड रहता है, दो विमाएं होती हैं। आगे आते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी आप लोग को जो है 10th में बताया गया, हम इसे समझा देते हैं, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। कुछ कुछ सवालों को आप लोग को खुद से करना पड़ेगा। इसमें क्या निकालने बोला है, माध्यिका निकालने बोला है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि आरोही क्रम में लिखना है। आप इसे आरोही क्रम में अरेंज करो, आरोही क्रम में अरेंज कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको देखो आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। देखो क्वेश्चन भी देखो आरोही क्रम में अरेंज किया हुआ है। 90 है, 110 से बढ़ रहा है, फिर 100 है, 110, 120, 130, 40, 160, सब आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि सेंटर में, सबसे सेंटर में कौन सा नंबर है। माध्यिका का मतलब होता है सेंटर में नंबर देखा जाता है, लेकिन कंडीशन है कि इससे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए बताइए इसमें से क्या है, बीच में कौन सा पद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो बीच में कौन सा नंबर हो जाएगा, 130 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, सबसे बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 130। इसका आंसर हो जाएगा 130। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 26 पर। 26 में लिखा हुआ है कि हरित क्रांति में सम्मिलित है। तो हरित क्रांति में क्या सम्मिलित है, एचआईवी बीजों का ही प्रयोग था, कृषि में यंत्रीकरण भी था और रासायनिक उर्वरक भी था। इनमें से हो जाएगा आपका सभी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 27 पे। तो 27 में लिखा हुआ है कि फेमा, यानी कि फेमा कब लागू हुआ था। तो फेमा का जो लागू हुआ था वो आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 जून 2000 में। अब आप लोग हमको ये बताइए कि फेमा एक्चुअल में क्या था, ये किस प्रकार का अधिनियम था, किस प्रकार निर्धनता से आय की असमानता और वितरण का संबंध होता है। माने कि किस प्रकार का जो आय होता है जिसके वजह से असमानता का वितरण हमें हमेशा दिखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका निरपेक्ष निर्धनता। इससे पहले का सेट में भी कराया गया था। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रयास, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रयास किया गया था, यानी कब किया गया था। आर्थिक सुधार का जो प्रयास है वो भारत में कब किया गया था, 1971 में, 1981 में, 2000 में या 1981 में। तो 39 का जो आंसर है हो जाएगा आपका 1981। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। जैविक कृषि एक डैश खेती है। तो जैविक कृषि जो है वो एक पारंपरिक खेती होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 30, जैविक कृषि 30 नंबर का, ठीक है। 31 पर आते हैं। लिखा है स्वास्थ्य किस प्रकार की स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारित संरचना का अंग है। तो ये जो हो जाएगा आर्थिक है। भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग शायद 8-9 में भी पढ़े हैं कि एलपीजी जो गैस होती है उसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। 33 पर आते हैं। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र में सम्मिलित होती है। तो कृषि क्रियाएं जो होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होती है। कृषि संबंधित जितनी भी खेती चीजें होती है वो प्राथमिक क्रिया से होती है। 34 पर आते हैं। 34 में लिखा हुआ है स्वतंत्रता के पूर्व इसमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था। तो इंजीनियरिंग वस्तु का, इससे पहले इंजीनियरिंग वस्तु का इस्तेमाल नहीं होता था। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका जो लागू है वो हुआ था आपका 1945 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यक क्या है।
नैतिकता, अनुशासन, सच्चाई या शिक्षा। तो मेरे अनुरूप जो इसका आंसर होना चाहिए वो शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि मानवीय साधनों का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। 38 पर आते हैं। देश की लगभग कितनी आबादी कृषि के क्षेत्र में आजीविका प्राप्त करती है, यानी देश का जो कुल आबादी होती है उसमें से कितना प्रतिशत जो है वो पूरी तरह से निर्भर है अपनी आजीविका के लिए खेती पर, तो लगभग हो जाएगा 1/3। 38 पर आते हैं। 38 में लिखा है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो देखिए ये ऑप्शन में जो है वो विवाद अभी भी बनाया जा सकता है। पहले जो था वो चीन थी, लेकिन 2023-21 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत हो चुका है। तो आप लोग इसको गूगल कर लीजिएगा कि मौजूदा समय में कौन सा दिखा रहा है। चीन सबसे ज़्यादा था, लेकिन मौजूदा समय में जो है भारत की जनसंख्या सबसे अधिक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। तो 39 में लिखा है AAY स्टैंड फॉर, यानी AAY जो आंदोलन है वो किस चीज़ को रेफर करता है। तो इसका जो नाम है वो जाएगा अन्योदय अन्न योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 40 नंबर में लिखा है कि पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी सामान्यता पाई जाती है। तो ये अल्प विकासशील देशों में जो ये अधिकतर पाई जाती है। तो हम लोग कुल मिलाकर जो है वो 40 क्वेश्चन को डिस्कशन कंप्लीट हुआ आज का, और ये इकोनॉमिक्स का सेट जो क्लास 11 के लिए है ये भी कंप्लीट हो गया है। इको का जो है वो 5 सेट डाल दिया गया है। बीच में जो है एक लाइव क्लासेस ले लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा उसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने हुए हैं तो एसएसटी का कम्प्लीटली सॉल्यूशन करवा दिया गया है। इकोनॉमिक्स का 5 सेट आज खत्म हो गया है। पॉलिटिकल साइंस का 3 सेटअप करवाया गया है। अगले जो वीडियोस आएगी वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4 और पार्ट 5 ये 2 सेट लेकर आएंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी जो है वो करवा दी जाएगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से क्लासेस के लिए चाहते हैं, तो हम उसी पर काम करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।